हेलो दोस्तों, नमस्कार। संकल्प आईटीआई क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अपना जो चैप्टर चल रहा था वो था ट्रांसफॉर्मर। तो ट्रांसफॉर्मर में आज पढ़ेंगे अपन पार्ट 5, ठीक है, भाग 5 पढ़ेंगे। तो इससे पहले वाले पार्ट में यानी कि पार्ट 4 के अंदर अपन ने जो लास्ट टॉपिक पढ़ा था वो थी हमारे पास जितनी भी ट्रांसफॉर्मर की सुरक्षात्मक युक्तियां थी, जितनी भी सुरक्षात्मक युक्तियां थी उनके बारे में अपन ने अध्ययन किया था, ठीक है। आज जो हम नया टॉपिक आपके लिए लेके आए हैं वो होगा छोटे ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग एवं वाइंडिंग से संबंधित या वाइंडिंग वायर्स के लिए प्रयुक्त पदार्थ, यानी कि उसकी वाइंडिंग कैसे बनाई जाती है, उसमें कौन कौन से तार अपन प्रयुक्त कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग होगी वो ये होगी, ठीक है। तो नई हेडिंग आप डालो ट्रांसफॉर्मर या छोटे ट्रांसफॉर्मर जो होते हैं हमारे, तो लिखो छोटे ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग में जितना भी प्रयुक्त पदार्थ होता है, ठीक है, वाइंडिंग्स वायर्स, यानी कि जो अपन वाइंडिंग के अंदर वायर जो तार काम में लेते हैं, कौन सा काम में लेते हैं, ठीक है, के लिए प्रयुक्त पदार्थ। देखो छोटे ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग एवं वाइंडिंग वायर्स के लिए प्रयुक्त पदार्थ, यानी कि जो हमारे पास छोटे ट्रांसफॉर्मर होते हैं उनमें भी एक तो होता है छोटे पावर के, एक होता है बड़े पावर के ट्रांसफॉर्मर, एक तो होते हैं छोटे पावर के ट्रांसफॉर्मर। छोटे ट्रांसफॉर्मर में है, ठीक है, छोटे पावर ट्रांसफॉर्मर, और दूसरा होता है बड़े पावर ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। जो हमारे पास छोटा पावर ट्रांसफॉर्मर होता है उसकी जो सिलिकॉन स्टील की जो पत्तियां आती हैं उस पर जो वाइंडिंग होती है वो कौन सी धातु की बनी होती है, वो हमेशा बनी होती है कॉपर की। कौन सी धातु की बनी होती है, तांबे की बनी होती है, कॉपर की बनी होती है, तांबे की या कॉपर की, ठीक है। तांबे को ही इंग्लिश में बोलते हैं अपन कॉपर बोलते हैं। तो आप कहोगे कि सर ये कॉपर की ही क्यों बनी होती है, एल्यूमिनियम की क्यों नहीं बनी होती, या अन्य किसी धातु की क्यों नहीं बनी होती। तो दोस्तों बात ये होती है कि जो इसकी रेजिस्टेंस होती है, जो धारा को कैपेसिटी, जो धारा की कैपेसिटी उसको सहन करने की इसकी जो क्षमता होती है वो अच्छी होती है, ठीक है। सिलिकॉन स्टील की मात्रा कम होने की वजह से इसमें पावर अधिक हो जाता है, और पावर अधिक होने की वजह से यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाता है, कॉपर का ही प्रयोग किया जाता है। बड़े पावर जो ट्रांसफॉर्मर होते हैं उसमें कॉपर तथा कॉपर या लिख लो या तथा लिख लो, एल्यूमिनियम यानी कि कौन सी भी धातु का यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। तो इसके बारे में केवल छोटी छोटी दो बातें हैं, एक तो छोटा पावर ट्रांसफॉर्मर होता है, दूसरा होता है बड़ा पावर ट्रांसफॉर्मर। छोटे पावर ट्रांसफॉर्मर में कॉपर का में लेते हैं, बड़े में कॉपर या एल्यूमिनियम दोनों ले सकते हैं। तो आज की जो नई हेडिंग वो डालो छोटे ट्रांसफॉर्मर की वाइंडिंग वायर्स के लिए प्रयुक्त पदार्थ। इसमें नंबर 1 पॉइंट डाल के आप लिखो छोटे पावर ट्रांसफॉर्मर प्राय है, छोटे पावर ट्रांसफॉर्मर प्राय तांबे के तार से वाउंड इनेमल्ड सहित इंसुलेटेड होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं।
वाउंड इनेमल सहित इंसुलेटेड होते हैं। नंबर 2 पॉइंट डाल के इसी में लिखो, बड़े पावर ट्रांसफॉर्मर प्राय तांबे या एल्यूमिनियम तार से वाउंड होते हैं। अब जो टॉपिक पढ़ेंगे उस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और जो टॉपिक होगा वो होगा हमारा ट्रांसफॉर्मर ऑयल। तो दोस्तों, ट्रांसफॉर्मर जो ऑयल होता है, ये कैसा ऑयल होता है, ये ज्वलनशील होता है नहीं होता है, इसके ये ऊष्मा का सुचालक होता है कुचालक होता है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। ठीक है, ट्रांसफॉर्मर ऑयल यानी कि ट्रांसफॉर्मर तेल। और ट्रांसफॉर्मर को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिणामित्र बोलते हैं। तो परिणामित्र नाम अगर आपके सामने आ जाता है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ट्रांसफॉर्मर को ही अपन परिणामित्र बोलते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर ऑयल या ट्रांसफॉर्मर, इसको तेल भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफॉर्मर ऑयल क्या होता है? वह ऑयल जिसका प्रयोग ट्रांसफॉर्मर में डालने के लिए किया जाता है। ये जो ट्रांसफॉर्मर ऑयल होता है, ये ट्रांसफॉर्मर के अंदर शीतलक का काम करता है तथा शीतलक के साथ साथ अचालक का भी काम करता है। ट्रांसफॉर्मर के दो कार्य यहाँ पे अपन ने पढ़े हैं। एक तो ये करता है अचालक का काम, दूसरा करता है शीतलक का काम। किसका काम करता है? शीतलक का। ठीक है, अचालक का किस प्रकार से करता है और शीतलक का काम ये किस प्रकार से करते हैं, इसके बारे में अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे। अचालक, हमारे पास ये कुछ इस प्रकार से ये ट्रांसफॉर्मर होता है। अब इसके अंदर ये पैकेट होता है, इस पैक के अंदर यहाँ पे हीटिंग होती है, उष्मा उत्पन्न होती है, उष्मा। ठीक है, अब उष्मा जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो इसमें दोष उत्पन्न होने लगते हैं। उस दोष को कम करने के लिए और इस उष्मा को कम करने के लिए इसमें किसका प्रयोग किया जाता है? ट्रांसफॉर्मर ऑयल। ताकि इसकी जो उष्मा उत्पन्न हो रही है उस उष्मा को कौन ग्रहण करेगा? ये जो ऑयल है ये ग्रहण कर लेगा और इस वाइंडिंग को गर्म नहीं होने देता है। ठीक है, इसलिए ये किसकी तरह काम करता है? शीतलक की तरह काम करता है। शीतलक का होता है अर्थ ठंडा। शीतलक का क्या होता है दोस्तों? ठंडा होता है। ठीक है, तो ये शीतलक यानी कि ट्रांसफॉर्मर को ठंडा रखने का कार्य ट्रांसफॉर्मर तेल करता है। अचालक के रूप में अगर दोस्तों ये चालक होगा तो ये वाइंडिंग और ये वाइंडिंग दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? कनेक्ट हो जाएंगे, जिससे हमारा ट्रांसफॉर्मर कार्य नहीं करेगा। ठीक है, इसलिए इसमें अचालक के रूप में भी किसका प्रयोग किया जाता है? इसी ऑयल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो नई एडिड डालो ट्रांसफॉर्मर ऑयल, तो इसमें लिखो इसका उपयोग शीतलन एवं अचालक के लिए किया जाता है। इसका उपयोग शीतलक एवं अचालक के लिए किया जाता है। अब देखो नेक्स्ट लाइन लिखो, ट्रांसफॉर्मर तेल निम्न दो प्रकार का होता है। ट्रांसफॉर्मर तेल निम्न दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? एक तो अपने सभी ने कई बार सुना भी नाम, खनिज तेल। और दूसरा होता है
सिंथेटिक तेल, सिंथेटिक तेल होता है। खनिज तेल पेट्रोलियम के शुद्धिकरण या पेट्रोलियम के शोधन से जिस तेल का अपन निर्माण करते हैं वो तेल होता है हमारा खनिज तेल। सिंथेटिक तेल होता है दोस्तों सिलिकॉन और हाइड्रोकार्बन द्रव्यों से मिलाकर बनाया गया तेल सिंथेटिक तेल होता है। किससे? सिलिकॉन तथा हाइड्रोकार्बन, सिलिकॉन तथा हाइड्रोकार्बन, यानी कि इन दोनों द्रव्यों को मिलाकर जिस तेल का अपन निर्माण करते हैं वो दोस्तों होगा सिंथेटिक तेल, और खनिज तेल होता है पेट्रोलियम शोधन से प्राप्त तेल, पेट्रोलियम शोधन से प्राप्त तेल। ठीक है, अब देखो खनिज तेल होता है, सिंथेटिक तेल होता है। अब आप लिखोगे ट्रांसफॉर्मर तेल निम्न दो प्रकार के होते हैं। नंबर 1 हेडिंग डालो खनिज तेल और नंबर 2 हेडिंग डालो सिंथेटिक तेल। ये दोनों लिखने के बाद में नंबर 1 हेडिंग डालो खनिज तेल, खनिज तेल। अब देखो ट्रांसफॉर्मर ऑयल के अंदर या ट्रांसफॉर्मर के अंदर डाला जाने वाला जो ऑयल होता है उसमें भाग नंबर 1 पढ़ते हैं अपन खनिज तेल, और खनिज तेल में इसकी जो विशेषताएं होती हैं उनको देखते हैं। तो इसमें लिखो यह पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त किया जाता है, यह पेट्रोलियम के शोधन से प्राप्त किया जाता है। अब देखो हम एक बार ये चीज देख लेते हैं, और ये बात हमारे क्वेश्चन में कई बार आती है, हमारे दिमाग में भी आ जाती है, कई क्वेश्चंस में लगातार आती रहती है यही बात है कि जो इसके अंदर अपन ऑयल डालते हैं वो ज्वलनशील होता है या ज्वलनशील नहीं होता है। बताओ दोस्तों क्या होता है, ज्वलनशील होता है या नहीं होता है? यह ज्वलनशील नहीं होता है। क्या नहीं होता है? यह ज्वलनशील नहीं हो, लेकिन हर वस्तु का एक गलनांक बिंदु या ज्वलन बिंदु अवश्य होता है, लेकिन सामान्य स्थिति में ये ज्वलनशील नहीं होता है। अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर जाते हैं तब इसमें थोड़े जलने की संभावना उत्पन्न होती है, और जब टेम्परेचर चला जाता है हमारा 140 डिग्री सेंटीग्रेड तब इस ट्रांसफॉर्मर ऑयल के अंदर आग लगने की संभावना हो जाती है। ठीक है, तो इसमें सेकंड लाइन जो है वो लिखो आप, यह ज्वलनशील नहीं होता है, यह ज्वलनशील नहीं होता है। नंबर 2 की हेडिंग डालो सिंथेटिक तेल, नंबर 2 की हेडिंग डालो सिंथेटिक तेल। सिंथेटिक लिख दिया, सिंथेटिक लिखना इसको। ठीक है, सिंथेटिक तेल है, सिंथेटिक तेल। सिंथेटिक तेल में आप लिखो यह सिलिकॉन तथा हाइड्रोकार्बन, यह सिलिकॉन तथा हाइड्रोकार्बन द्रवों को मिलाकर तैयार किया जाता है, द्रवों को मिलाकर तैयार किया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे अच्छे ट्रांसफॉर्मर के जो तेल है उसके गुण। तो नेक्स्ट लाइन लिखो, हेडिंग डालो अच्छे ट्रांसफॉर्मर तेल के गुण, यानी कि जो अच्छा ट्रांसफॉर्मर तेल होता है उसमें कौन कौन से गुण विद्यमान होने चाहिए। देखो नॉर्मली अपन देख लेते हैं कि एक तो ये नमी को सोखने वाला नहीं होना चाहिए,
दूसरा अपन आम भाषा में देख लेते हैं कि ये ज्वलनशील भी नहीं होना चाहिए, अच्छा अचालक होना चाहिए, उष्मा का अधिक से अधिक शोषण करने वाला होना चाहिए, ठीक है, ताकि वाइंडिंग में जितनी भी उष्मा उत्पन्न हो उसको अपनी ओर वो खींच सके। तो ये 4-5 पॉइंट होते हैं। इसकी जो विशिष्ट उष्मा है वो अधिक होनी चाहिए, इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है वो उच्च होनी चाहिए। ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं, लेकिन हम 2-4 पॉइंट्स के बारे में ही जो मोस्टली क्वेश्चन में पूछे जाते हैं उसी के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो नंबर 1 पे आप लिखो अच्छा अचालक होना चाहिए, अच्छा अचालक होना चाहिए। नंबर 2 में लिखो आप इसकी विशिष्ट उष्मा उच्च होनी चाहिए, इसकी विशिष्ट उष्मा उच्च होनी चाहिए, ठीक है। अब पढ़ते हैं अपन तेलों का जो परीक्षण है, यानी कि तेल हमारा अच्छा है, खराब हो चुका है, या तेल है इसको ट्रांसफॉर्मर के अंदर से चेंज करना है या नहीं करना है, इसके बारे में अपन परिचर्चा करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग होगी वो होगी तेलों का परीक्षण या ट्रांसफॉर्मर तेल का परीक्षण, ठीक है। तो नई हेडिंग डालो ट्रांसफॉर्मर तेल का परीक्षण, ठीक है। ये दोस्तों हमारे 4 प्रकार से इसका परीक्षण किया जाता है। नंबर 1 पे अपन करते हैं क्षेत्र परीक्षण द्वारा, क्रेकल परीक्षण के द्वारा और डाई इलेक्ट्रिक परीक्षण के द्वारा, अम्लता परीक्षण के द्वारा। नंबर 1 होगा हमारा क्षेत्रीय परीक्षण, क्षेत्र परीक्षण जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, जिसको अपन क्षेत्र परीक्षण बोल सकते हैं। 2 होता है क्रेकल परीक्षण, क्रेकल परीक्षण, एक होता है डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, इसकी अच्छी है नहीं है, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ परीक्षण। और 4 नंबर का जो होता है वो होता है अम्लीयता परीक्षण। अम्लीयता परीक्षण यानी कि अम्ल उसके अंदर ज्यादा है कम है, उसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कम तो नहीं हो गई है। क्रेकल परीक्षण के अंदर है कि उसके अंदर नमी है नहीं है। क्षेत्रीय परीक्षण है कि उसका जो क्षेत्र फैलाव है वो कम हो गया या ज्यादा होता है। इसके बारे में अपन थोड़ा अध्ययन करेंगे। तो आपने ये डालो ट्रांसफॉर्मर तेल का परीक्षण, और ये चारों के चारों पॉइंट उतारो। ठीक है, अब हम अध्ययन करेंगे नंबर 1 क्षेत्र परीक्षण के बारे में। तो नई हेडिंग डालो क्षेत्र परीक्षण, यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये तेल काम में लेने योग्य है या नहीं है। तो हमारे पास ये एक स्टोव की सी संरचना होती है। ये क्या होती है? स्टोव की एक संरचना होती है। इसमें ये नलिका लगी होती है, परख नली जिसको अपन बोलते हैं, ठीक है। और इसमें आसुत जल भरा होता है। कौन सा जल भरा होता है भाई? आसुत जल भरा होता है। ये इलेक्ट्रिक स्टोव ले लेते हैं अपन। कौन सा स्टोव है? इलेक्ट्रिक स्टोव ले लेते हैं। अब हम इसको गर्म करते हैं। इस परख नली के अंदर हम धीरे धीरे 1-2 बूंदे किसकी डालते हैं? ट्रांसफॉर्मर तेल की डालते हैं। और हम जब ये हमारी परख नली गर्म हो जाती है, इसके अंदर जो आसुत जल है वो गर्म हो जाता है, तो हम इसमें देखते हैं कि अगर तेल की बूंद फैल गई है, और वो फैली कितनी है? 15 से 18 mm। कितनी दोस्तों?
15 से 18 mm फैल गई है, या 15 से 18 से 15 mm से 18 mm से कम है, क्या है दोस्तों, कम है, तो अपन उस कॉइल को ट्रांसफॉर्मर में काम में ले सकते हैं। अगर इसका फैलाव बिंदु बड़ा हो गया है, ज्यादा हो गया है, या 15 या 18 mm से अधिक हो गया है, इससे 18 mm से अधिक हो गया है, तो इसको ट्रांसफॉर्मर के अंदर डालना खतरे से खाली नहीं होता है, ठीक है। ये ऊष्मा का फिर अवशोषण नहीं करता है। तो इसमें जो याद रखने वाली बातें होती हैं वो यही होती है, दो बातें, यानी कि 18 mm से अधिक जो जिसका क्षेत्रफल आता है वो तो काम में नहीं लेना आपने को। 15 से 18 mm से अगर कम हमारा क्षेत्रफल आता है तो उसको अपने ट्रांसफॉर्मर के अंदर काम में ले सकते हैं। तो यही होता है क्षेत्र परीक्षण के बारे में। तो क्षेत्र परीक्षण में आप लिखो, एक सूक्ष्म नलिका के द्वारा, एक सूक्ष्म नलिका के द्वारा ट्रांसफॉर्मर तेल की एक ड्रॉप को, ट्रांसफॉर्मर तेल की एक ड्रॉप को एक हीटर में निहित, यह हीटर है, इस हीटर में निहित है, ठीक है, प्रश्न हीटर में निहित आसुत जल सहित आसुत जल सतह करो, आसुत जल की सतह पर, आसुत जल की सतह पर धीरे धीरे तेल की बूंद डालते हैं, या धीरे धीरे डालते हैं। तो तेल की बूंद सामान्यतः है, तो तेल की बूंद सामान्यतः चपटी हो जाती है। चपटी का मतलब क्या हो जाती है भाई, वो फैल जाती है, ठीक है, चपटी हो जाती है यदि इस बूंद का क्षेत्रफल, यदि इस बूंद का क्षेत्रफल 15 से 18 mm से कम है, 15 से 18 mm से कम है, तो इसका प्रयोग ट्रांसफॉर्मर में किया जा सकता है, तो इसका प्रयोग ट्रांसफॉर्मर में किया जाता है। परंतु यदि इसका क्षेत्रफल 18 mm से अधिक है, 18 mm से अधिक है, या इसका जो क्षेत्रफल है, फैलाव है, वो क्या है, 18 mm से अधिक है, तो इसका प्रयोग ट्रांसफॉर्मर में नहीं करना चाहिए, ट्रांसफॉर्मर के अंदर नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो होगा करेक्टल परीक्षण। नंबर 2 हेडिंग डालो दोस्तों, करेक्टल परीक्षण। करेक्टल परीक्षण के बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज वाली ज्यादा बात नहीं है इसमें बस यही देखा जाता है कि इसमें नमी है या नहीं है, ठीक है, और इसमें कुछ धातु होती है, उसकी 2 छड़ें होती हैं, या एक धात्विक परख नली होती है, ठीक है, धात्विक परख नली होती है, परख नली होती है। इसके बारे में थोड़ा समझ लो, आप एक बात करो, ये इस प्रकार से एक धात्विक परख नली होती है इसमें। अब इस धात्विक परख नली के एक सिरे को बिल्कुल लाल गर्म करते हैं, और लाल गर्म करने के बाद अगर हम इसके सिरे पर ऑयल की बूंद डालते हैं, ऑयल की क्या डालते हैं, बूंद डालते हैं, अगर चटकने की आवाज आती है इसमें, चटकने की, अगर इसमें किसकी आवाज आती है, चटने की, चटक चटक
ऐसी आवाज आती है तो ये मानो कि इस कोयल के अंदर क्या होगा, नमी होगी। इस कोयल के अंदर क्या होगी भाई, नमी होगी। यदि इस पे हम दूसरी गुण डालें, अगर छन छन की आवाज आती है, अगर किसकी आवाज आती है, छन छन की आवाज आती है, तो मान लीजिएगा आपकी हमारा जो कोयल है वो सही है। सही का मतलब क्या है, नमी उसके अंदर नहीं है। क्या नहीं है उसके अंदर, नमी नहीं होती है। तो इसी बात के बारे में इस क्रैकल परीक्षण पर चर्चा की गई है। ठीक है, तो इसमें लिखो, इसके द्वारा तेल की नमी को जांचा जाता है। इसके द्वारा तेल की नमी को जांचा जाता है। सेकंड जो पॉइंट है वो लिखो, इसमें लिखो, चटकने की आवाज से, डायरेक्ट लिखवा रहा हूं मैं, कभी आप सोचोगे कि ऐसी परख नहीं ली है, उसको गर्म नहीं किया है, मैं डायरेक्ट लिखा रहा हूं। यदि चटकने की आवाज आए, यदि चटकने की आवाज आए तो तेल में नमी होगी, तो तेल में नमी होगी। यदि छन छन की आवाज आए, यदि छन छन की आवाज आए तो तेल में नमी नहीं होगी। अब पढ़ेंगे नंबर 3, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ परीक्षण, यानी कि इसकी जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, अगर इस तेल की जितनी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ उच्च होगी वो इतना ही ज्यादा कुछ चालक होगा। ठीक है, इस बात को मैंने आपको कई बार बता दिया। ठीक है, और याद जरूर रखना इस बात को। इसी से क्वेश्चन भी पूछ लेता है कि अचालक पदार्थ की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इनमें से होती है, कम होती है, उच्च होती है, कम अधिक दोनों होती है एक साथ, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होती है, हमेशा उच्च ही होती है। देखो, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ परीक्षण जो होता है, इसमें एक मानक परीक्षण होता है। क्या होता है दोस्तों, मानक परीक्षण होता है, जिसके बारे में अनेक कुंडलियां होती हैं, क्वाइल्स होती हैं, और उस परीक्षण यंत्र के द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं, इसकी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इसकी ज्ञात करते हैं। अगर हमने प्रयोग में लेने से पहले, प्रयोग में लेने से पहले या ट्रांसफॉर्मर के फिल्ट्रेशन से पहले, फिल्ट्रेशन से पहले या पूर्व, फिल्ट्रेशन से पूर्व वोल्टेज जो होगी वो हमारी होगी 30 केवी वोल्टेज, और फिल्ट्रेशन के बाद वो होगी हमारी 50। इन बातों को याद रखना हमेशा। यानी कि इस यंत्र के अंदर हम डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को ज्ञात करते हैं, तो फिल्ट्रेशन से पहले तो इसकी वोल्टेज होगी 30 केवी तक हो सकती है। ठीक है, और अगर बाद में का मतलब क्या होता है, जब ये पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, अस्वस्थ हो जाता है, यानी कि इसमें नमी वगैरह सब कुछ आ जाती है, तो उस अवस्था में ये है 50 केवी हो जाता है। तो इसमें लिखो, नंबर 1 लाइन लिखो, इसमें इस परीक्षण के लिए मानक तेल परीक्षण यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इस परीक्षण के लिए मानक तेल परीक्षण यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 लाइन लिखो, इसमें देखो, फिल्ट्रेशन से पूर्व, फिल्ट्रेशन से पूर्व ट्रांसफॉर्मर की ब्रेक डाउन वोल्टता, ट्रांसफॉर्मर की ब्रेक डाउन वोल्टता 30 केवी तथा
तथा फिल्ट्रेशन के बाद 50 केवी हो जाती है। 50 केवी हो जाती है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे अम्लीयता परीक्षण। नंबर 4 की जो हेडिंग होगी वो लास्ट हेडिंग होगी हमारी अम्लीयता परीक्षण, यानी कि अम्लों के बारे में। तो इसमें अम्लीयता बनती है और ये जो परीक्षण है इसको रंगों के द्वारा अपन ज्ञात करते हैं। अम्लीयता, और ये अम्लीयता ऑक्सीकरण के द्वारा बनती है। किसके द्वारा बनती है? ऑक्सीकरण के द्वारा। तो इसमें जो मुख्य बात होती है वो होती है कि इसके अंदर जो अम्लीय पदार्थ होते हैं, जो ये अम्लीय पदार्थ बनते हैं, ऑक्सीकरण से बनते हैं। ऑक्सीकरण से बनते हैं। अब इसमें एक छोटी सी, ज्यादा तो इसमें पूछने वाली बात नहीं है, केवल ये इतनी सी बात पूछ सकती है, लेकिन मैं रंगों के बारे में भी थोड़ी बता देता हूं आपको। इसका रंग होता है काला, हरा, पीला, संतरी। काला, हरा, पीला, संतरी। ठीक है, संतरा या ऑरेंज कलर का, येलो कलर का, ग्रीन कलर का, ब्लैक कलर का, ये होते हैं इसके रंग। रंगों के बाद में अपन अगर अम्लीयता की चर्चा करें तो यहां करेंगे कुल जो अम्लीयता मान होता है, कुल अम्लता, और ये मान लेते हैं अपन अंकों में। किसमें लेंगे? अंकों में लेंगे। तो ये जो काला रंग है इसके लिए अम्लता कितनी होगी? हरा है, इसके लिए अम्लता कितनी होगी? तो इसको 0.00 तो होगी काले वाले की, 0.02 हो जाएगी किसकी? हरे वाले की हो जाएगी, 0.05 हो जाएगी इसकी, और 1.1 जो होती है वो होती है संतरे की होती है। ये ऐसे कर देना, ठीक है। 0.00 होती है काले वाले की, 0.2 होता है हरा, 0.5 होता है पीला, 0.1 होता है संतरी होता है। तो नई हेडिंग डालो अम्लीयता परीक्षण। इसमें लिखो अम्लीय पदार्थ तेल के ऑक्सीकरण से बनते हैं। अम्लीय पदार्थ तेल के ऑक्सीकरण से बनते हैं। इसके बाद में आप ये छोटी सी जो सारणी है इसको उतारूंगा, ठीक है। इस सारणी को नोट कर लो ताकि कोई पूछ भी जाए आपसे कि काले रंग है तो उसकी अम्लीयता कितनी होती है, तो 0.00 मान लो कि सोने होती है बराबर। हरा रंग हो उसकी कितनी होती है? 0.2 होती है। जो हमारे पास पीला होती है उसकी होती है 0.5, और जो हमारे पास संतरी होती है उसकी होती है 1.1 होती है, ठीक है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी है। ओके, धन्यवाद।